होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, अपने घरों में जो गवर्नमेंट ने आदेश दिए उसका पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि कल हमने जो है ज्योग्राफ़ी पढ़ा हुआ था, ठीक है। ज्योग्राफ़ी में हमने कल वीडियोस आपने डेफिनेटली देखा होगा, अर्थ एंड इंटीरियर का, ठीक है। अगर नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। उसमें वीडियो वॉज क्वाइट लेंदी ऑल्सो, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बट ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर करा दी मैंने। उस पूरे टॉपिक का अर्थ एंड इट्स इंटीरियर का सारा टॉपिक कवर कराया था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा वो लेंदी हो गया था, राइट। चूँकि कल हमने जो है पढ़ा हुआ था ज्योग्राफी के बारे में, तो आज हम एक पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ही कवर करेंगे, क्योंकि जीएस जो है आपका सब कुछ डील करता है, ठीक है। जिसमें आपका पॉलिटी भी होता है, आपका ज्योग्राफी भी जाएगा, आपका हिस्ट्री भी जाएगा, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स भी जाएंगे, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मेडिवल, ठीक है। इकॉनमी जाएगा, आपका एनवायरनमेंट भी आएगा। तो हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को कवर करेंगे। अगेन मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो है आपका बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा ये भी। और इसमें हम जो है आपका पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आप हमें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पूछ सकते हैं। पीडीएफ भी आप वहाँ हमसे मांग सकते हैं, सौरभ पांडे राधे से, ठीक है। एंड अगर आपको पसंद आएगा वीडियो, डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो। जो कोई नीड में होगा डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, राइट। ओके, so see friends, we are here with a new chapter, and so this chapter is basically like constitution and its framework, ठीक है। हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपका, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्रेमवर्क, ठीक है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो पहले पन्ने पे जब आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी क्लास 6 से 12 तक की, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो पहला पन्ना हमारा होता है वो प्रीएम्बल्स होता है, राइट। प्रीएम्बल्स को वी कैन नॉट छोड़ नहीं सकते, हर किताब में वो रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको मैंडेटरी कर रखा था कि प्रीएम्बल्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट हमने जो है नहीं पढ़ा था, कई क्लासेस में छोड़ दिया था उसको, क्योंकि फर्स्ट पेजेस आते थे, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता था कि इंट्रोडक्शन होता था। और एक्चुअली प्रीएम्बल जो होता है वो खुद ही बताता है अपने आप को कि इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। फॉर एग्जांपल किसी बुक में जब आप देखेंगे तो जो पहला पन्ना होता है उस पूरे बुक के बारे में बताता है, राइट। सो डेफिनेटली सेम चीज़ इसमें भी है, क्योंकि हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, like is a brief introductory statement that that sets the guidelines, okay, and which guides the people of the nation and to the principle of the constitution के हिसाब से बताया जाता है उस बारे में, राइट। सो अब हम चलते हैं प्रीएम्बल्स के बारे में। तो देखिए प्रीएम्बल्स क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिएगा आप कि इसमें जो है किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, राइट। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो तीन पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर इन्वॉल्व्स इन मेकिंग लॉस, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसका एग्जीक्यूशन पर ध्यान रखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ब्रांच। जुडिशरी खुद का एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो ये तीन हमारे जो हैं पार्ट्स हैं। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर नेदर डिराइव्स पावर फ्रॉम और नॉर इट रिस्ट्रिक्टेड टू बाय प्रीएम्बल्स, ठीक है। प्रीएम्बल से रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है लेजिस्लेचर। सो और ये भी है कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है। ये जो टर्म रहेगा नॉन जस्टिसेबल, ये जो है आपका बहुत बार यूज़ होगा, नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या होगा मेनली, इसका मतलब ये होगा कि आप वो जो चीज़ें हैं वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, दे आर नॉट इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें नहीं हुई, आपने लिखा है, आप इसको इन्फोर्स करिए, मुझे लागू करवाइए, इसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती, ठीक है। एंड इट वॉज अमेंडेड वंस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए ये 76 में जो इमरजेंसी के द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा इसको लागू किया गया था उस समय, इसमें एडिशन किया गया था बस कुछ चीज़ों का। देखिए इन तीन वर्ड्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इन तीन चीज़ों का एडिशन किया गया था उस समय इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट, 1976 में। उसके बाद नहीं किया गया था, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसमें केस स्टडी भी पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मेनली प्रीलिम्स में तो केस स्टडीज़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट केस स्टडी अगर आपके पास रहेगी तो आपने चीज़ों को विथ प्रूफ रख सकते हैं किसी के सामने। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये लिखा हुआ है बट कभी हुआ नहीं, तो यू जस्ट पुट अ केस स्टडी देयर कि देखिए ये इस केस में हुआ था और इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या फिर इस केस में हाई कोर्ट का जजमेंट ये है। तो वो मेनली क्या होता है, एक रेफरेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं किसी के सामने, है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ, बहुत फेमस केस है इन केशवानंदा भारती केस 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसमें भी क्या मतलब इट कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम उसको अमेंड कर सकते हैं लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वी कैन नॉट हैम्पर इट, राइट, ठीक है। अब देखिए जो आइडिया है प्रीएम्बल का, देखिए बहुत सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जो कि अलग अलग देशों से ली गई हैं, ठीक है। आप कभी देखते कोई किसी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, यू अडॉप्ट दैट थिंग्स, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम चीज़ें हैं, वी हैव टेकन मैनी थिंग्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। फॉर एग्जांपल हम बात करें आपके इसकी, तो ये क्या है, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर्स में क्या है, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का भी देखना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखें सॉवरेन की बात करते हैं, ठीक है। सॉवरेन में क्या होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड हैज़ राइट टू एक्वायर और सीट टेरिटरी। हम बोलते हैं संप्रभुता की बात करते हैं, तो सेम इज़ लाइक सॉवरेनिटी, ठीक है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड हैज़ अ राइट टू एक्वायर और सीट एंड दी टेरिटरी, राइट। अब हम बात करते हैं आपके सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट आप समझिए मेनली जो है लाइक समाजवादी। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विद अ मिक्स इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो आपका है सेकुलर। सो इसकी तो आप लोग आए दिन सुनते होंगे ट्विटर वगैरह पे कि सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेफ्टिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए विदाउट गोइंग इन डीप इनटू द पॉलिटी यू नो, और मैं अलग भाषा में बोलूँ कि इस चीज़ों में जाने से अच्छा है कि मैं आपको बताऊं कि सेकुलर का असली मीनिंग क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लाइक इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट टू ऑल रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वो हम करते भी हैं डेफिनेटली। जितने भी पॉपुलेशन आप देखेंगे, इंडिया एक हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ की हर इंसान या किसी भी देश मतलब किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रीजन का हो, बहुत प्रेम से आपस में सभी लोग रहते हैं। कुछ एलिमेंट्स को छोड़, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को, बाकी हम सब जो हैं वी लिव वेरी हैप्पीली। हर जहाँ पग पग पे भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, वहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग 135 करोड़ के लोग जो हैं यहाँ रहते हैं, फिर भी दे आर लाइक मोर पीसफुल। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट हम हैं इस समय पॉपुलेशन में, फिर भी हमारे यहाँ देखिए सारे धर्म का सम्मान होता है, राइट। सो जो अगला है आपका, हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, राइट। डेमोक्रेटिक में आपको जानते ही हैं डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतांत्रिक, बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, राइट। अब है रिपब्लिक का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता होता है। रिपब्लिक क्या होता है? सी रिपब्लिक इज़ समथिंग लाइक ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इज़ ओपन टू पब्लिक। जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनका दरवाज़ा सभी के लिए खुला रहता है, एनीवन कैन गो, राइट। उन चीज़ों को लेकर अब हम बात करते हैं जस्टिस की, ठीक है। अब देखिए जस्टिस कहाँ से लिया गया है, देखिए ये जो चीज़ें हैं आप इसको देखिएगा इन चारों को, ठीक है। अब जस्टिस में क्या रहेगा, जस्टिस इज़ टेकन फ्रॉम अर्स्टवाइल यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सोवियत संघ उस समय था, यूएसएसआर बाद में विभाजन हो गया, उससे लिया गया है जस्टिस आपका। हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी में क्या है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली तीनों ही लिए गए हैं आपका, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये देखिए इसमें क्या था कि इक्वलिटी की बात करूँ तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं इक्वलिटी का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेशल प्रिविलेज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हुआ। पूरे बात करें आप पूरे वर्ल्ड की तो बहुत सारी चेंजेस आए वर्ल्ड में, कई देश ने अपने अपने बहुत सारे चेंजेस लाए। क्योंकि सी अगर एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं तो हमको सबका ध्यान करना पड़ता है, और जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं कोई भी देश नहीं चाहेगा कि आने वाले समय आगे फ्यूचर में ये गलतियाँ हों। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी ये सारी चीज़ें ऐड की। फ्रेटर्निटी की बात करें, एम्ड एट प्रमोटिंग हार्मोनी इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेम, राइट। सो अब हम बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।
देखिए यूनियन टेरिटरी क्या होता है कि हमारे जो है आप जब बात करेंगे 1 से लेके 4 तक, उसमें जो है यूनियन टेरिटरी की बात की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यूनियन टेरिटरी में क्या है, पार्ट 1 एंड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, राइट। अब क्या है सेकंड में, द फ्रेज यूनियन ऑफ इंडिया सिग्निफाइज 2 थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या, नो स्टेट हैज़ अ राइट टू, ठीक, कोई भी राज्य जो है वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टेट्स कैन बी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट का डिवीज़न होता है मेनली किस लिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब आते हैं आपके हम अगले टॉपिक पर, इसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप। देखिए सिटीजनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन सिटीजनशिप से आपके आए हुए हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नागरिकता। तो नागरिकता में देखिए क्या है कि पार्ट 2 है आपका एक्चुअली ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में है। जैसे मैंने पिछला बताया था यूनियन एंड टेरिटरी पर यूटी की बात करूँ मैं, तो वो आपका 1 से लेकर 4 था, ये आपसे 5 से लेकर 11 तक है। और पार्ट 2 है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। अब देखिए इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलिजिबिलिटी फॉर द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर ही जो ये आपका हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, डील्स विद द एलिजिबिलिटी ऑफ द सिटीजनशिप। अब देखिए सिटीजनशिप की अगर बात करूँ, सिटीजनशिप कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। सिटीजनशिप में आपको ये सारा ग्राफ खुद समझाएगा कि सिटीजनशिप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है मेनली। अब देखिए जब मैं थर्ड पॉइंट पढ़ूंगा तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि पार्लियामेंट इज़ द अथॉरिटी टू मेक द लॉ रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के मैटर पे जो भी चीज़ें हैं, कोई भी बदलाव होगा वो कौन करेगा, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अलावा कोई और इसमें संशोधन वगैरह नहीं किया जा सकता है सिटीजनशिप में। ठीक है, अब देखिए आप कि एक्विजिशंस एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आर डील विथ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये तो एक अलग से टॉपिक भी बनेगा इसका, सिटीजनशिप एक्ट का, जो 1955 में था, क्योंकि अभी जो एनआरसी वगैरह चल रहा था तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। बट ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा एनआरसी वगैरह पे, तो आपको सब कुछ समझाऊंगा। फिलहाल समझिए कि जो उसके पहले था उसमें क्या होता था रूल, एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है, एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आर डेल्ट विथ किससे, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसको हम बोलते हैं होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री जो होता है ये आपका डील करता है इन सब चीज़ों से, राइट। होम मिनिस्ट्री डील्स विद द रूल ऑफ इशूइंग एंड टर्मिनेटिंग द सिटीजनशिप। आप भी देखते हो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी ट्वीट वगैरह होता है तो सीधे होम मिनिस्ट्री ही करते हैं। अगर किसी से जवाब भी मांगना है तो होम मिनिस्ट्री ही जवाब मांगते हैं, उसे लेटर इशू करके, सर्कुलर इशू करके। ठीक है, अब देखिए एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करें हम, सो बाय बर्थ होता है, राइट, बाय डिसेंट। बाय बर्थ मतलब आप समझते हैं जन्म से, डिसेंट मतलब किसी के पूर्वज वगैरह जो हों वो पहले रहे हों यहाँ पर, दादा वगैरह। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन मतलब आप यहाँ पर रहे हों, पहले था कि 12 साल आप रहे हों, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये है लास्ट में बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, अब वैसे अगर हम बात करें, अगर हम गेन करते हैं सिटीजनशिप, तो हम सिटीजनशिप लॉस करने की प्रक्रिया होगी, वो क्या है, बाय रिनंशिएशन। आप खुद ही त्याग दें सिटीजनशिप को, कर सकते हैं। बाय टर्मिनेशन हो सकता है वो टर्मिनेट कर दिया सिटीजनशिप से, आप दोहरी नागरिकता लेते हैं तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूल है। बाय डिप्रिवेशन से भी आप हो सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है आपको। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसलिए इंसर्ट किया है बिकॉज इसमें क्या होगा कि आप बहुत सी चीज़ें जो हैं हमने अलग अलग देशों से, मैंने आपको बताया था कि ली गई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो है आप कंपेयर करिए, या आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है ये चीज़ें साफ साफ। सो मैंने इसका एक प्रिसाइज आपको आइडिया दिया है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ नेचुरलाइज सिटीजन एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, अनलाइक यूएसए में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे क्या है, ही इज़ एलिजिबल। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। हमारे, मैंने आपको बताया था, दो ही नागरिकता हमारे क्या होती नहीं है। आप किसी और देश की लेंगे तो अपने आप इंडिया की नागरिकता आपसे हट जाएगी, ले ली जाएगी वापस। ठीक है, अब देखिए यूएसए की बात करूँगा, सेपरेट सिटीजनशिप फॉर फेडरल यूनिट लाइक यूएसए में आप देखेंगे कि अलग अलग फेडरल यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है कि एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है एंड एक कंट्री सिटीजनशिप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वो चीज़ें यहाँ पर ला कर देखूँगा, आपको समझाऊंगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यूपी में रह रहे हैं तो आपकी यूपी की अलग नागरिकता होगी, एक इंडिया की अलग होगी, लेकिन यहाँ हमारे क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज़ वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, राइट। लेकिन यही चीज़ आप यूएसए में जाएंगे, वहाँ पर क्या है, यूएसए में वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट की सिटीजनशिप अलग है एंड आपकी सेंट्रल की अलग है, फेडरल एंड सेंट्रल दोनों वहाँ बोलते हैं, ठीक है। अब आपके रिसेंट डेवलपमेंट की बात किया जाए, ठीक है, देखिए रिसेंट डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब तो वो चीज़ें पास हो गई हैं वहाँ पर। 6 टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड एक्चुअली ठीक है पास हो गया है। असम अकॉर्ड को आपका जो है ये नलीफाई कर देता है, जो असम अकॉर्ड था। असम अकॉर्ड की एक नई वीडियो है, अगर आप चाहेंगे तो वो वीडियो मैं आपको भेज दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं असम अकॉर्ड का, ठीक है। अब जो है आपका अगला टॉपिक है वो आपका है फंडामेंटल राइट। देखिए हम सिक्वेंशियल चल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो 1 से 4, सिटीजनशिप 5 से 11। अब आते हैं आपका पार्ट 3 जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपका 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 to 35 of the constitution deal with the fundamental right. It is inspired from इंस्पायर्ड फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ राइट ऑफ द यूएसए। अब इसको पर्पस क्या है देखिए फंडामेंटल राइट का, ठीक है। अब टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट, सेल्फ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं ये, तो आप खुद समझ गए होंगे। एंड टू मैंडेट द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल की जो दैट राइट होती है उसको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए ये चीज़ें रखी गई हैं फंडामेंटल राइट में। मेरा ये खुद का अधिकार है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है मेरे अधिकार को, ठीक है। अब सी देखिए क्या है, तो रिस्ट्रिक्ट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वायलेटिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। गवर्नमेंट किसी के इंडिविजुअल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है, मतलब तोड़ नहीं सकती है, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स पे चलते हैं। देखिए मैंने लैंग्वेज यहाँ बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो और पढ़ेंगे भी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, लेकिन नॉट सो हार्ड, it's very easy. Once you read it, you listen it, definitely I'm sure you will get all the points here, right. अब देखिए importance features of fundamental right की अगर हम बात करें, ठीक है, they are not absolute, right, reasonable restrictions are applicable, right, बिल्कुल ही absolute नहीं है, कुछ restriction लगेंगे ही fundamental right पे, and you cannot be like absolute that this is given and this should be there, right. It is justiciable, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो नॉन जस्टिबल था, बट ये जस्टिसेबल है, इसका मतलब है कि आप इसको इन्फोर्स करा सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, ठीक है। एंड इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 368 में अगर पता है पार्लियामेंट के पास पावर होती है किसी भी चेंजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। आर्टिकल 368 आप याद रखिएगा, इट्स गिव द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक सम अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखिए फ्यू राइट्स आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर। आपको पता होगा कि ये चीज़ें हैं सिटीजनशिप में कि सिटीजन्स जो जैसे यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उनकी चीज़ें जो दी गई हैं उनको राइट वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम फॉरेनर्स की बात करें उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलती है, राइट। अब हम बात करें बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन, मतलब दोनों ही इस पर अपना ज्यूरिडिक्शन दे सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट होता है, आपको पता ही है लिस्ट के बारे में, राइट, सेंट्रल एंड स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। तो कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन होता है मतलब दोनों लोग ही इस पर वर्क कर सकते हैं, एंड जुडिक्शन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था केस स्टडी के बारे में, एक और अमेंडमेंट सुन लीजिए केस स्टडी में, इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो कि कई पूछा भी गया है। केशव नंदा भारती के 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट। आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं 368 से, बट क्या आपके पास पॉइंट है, पॉइंट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे, जो कि क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले पे बताया था मैंने आपको फर्स्ट पेज पर ही कि हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, बट द मेन स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, मेनका गांधी वाला केस जो था बहुत फेमस केस है, मेनका गांधी केस 1978 में। इसमें क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज इंट्रोड्यूस अंडर आर्टिकल 21, ये मेनका गांधी केस में था, राइट। अब हम आते हैं अपने लास्ट पर, जो आपका ये टॉपिक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, राइट। आर्टिकल 4A
and only one article 51A of the constitution deals with fundamental duties. ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 4A पार्ट 4A एंड ओनली वन आर्टिकल 51A. ठीक है. अब क्या है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. जैसे मैंने बोला सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया था इसको. एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ टू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़. इंडिया में ऐसा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं. इनेक्टेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. मैंने आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लागू की गई थी 42nd में. ये भी था इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में, जो कि इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था, हुआ था उस समय. इमरजेंसी भी थी. ठीक है. इसकी रिकमेंडेशन किसकी थी? रिकमेंडेशन थी एक स्वर्ण सिंह कमेटी की. आपको पता है किसी भी चीज़ को लाने के लिए कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाता है. हो सकता है कि वो सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली जाए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाए, कुछ चीज़ें ना भी की जाएँ. वो डिपेंड करता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार. ठीक है. अब डिफरेंस बिटवीन कमेटी रिकमेंडेशंस एंड एक्चुअल लिस्ट. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था. आप देखिए इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी और क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई. सम ऑफ द प्रोविजन रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड. जो क्या क्या थी, जो चीज़ नहीं एक्सेप्ट की गई थी उस स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा. पेइंग टैक्स इज फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि नहीं है. बहुत लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं. डेफिनेटली सभी लोग को पता है कि अगर इनकम टैक्स सभी लोग पे करेंगे तो इंडिया की इकॉनमी जो इस समय लाइक 3 ट्रिलियन है, दैट विल बी अबव दैट, बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस समय. ठीक है. और उसमें जो है आपका देखिए नॉन कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज़ टू बी मेड पनिशेबल बाय पार्लियामेंट बाय लॉ. लेकिन नहीं होता है. कई बार आप लोग रूल्स ब्रेक करते रहते हैं बट पनिश नहीं होते हैं उस समय. नो पनिशमेंट ऑफ पेनाल्टी इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. ये भी नहीं लिया गया. और द कमेटी रिकमेंड्स 8 ड्यूटीज़. लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, वाइल्ड एक्चुअल लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. क्या क्या है मैंने को बताया था. नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, इन नेचर, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. इट वॉज अमेंडेड वंस थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में लाया गया था, राइट. ब्रिंगिंग इट लाइन विद 21 आर्टिकल 21 समय लाया गया 2002 में, जो कि था आपका सबको अधिकार दिया जाए पढ़ने का, राइट टू एजुकेशन में. ठीक है. थ्रू दिस अमेंडमेंट द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्रीज टू 11. पहले 8 रिकमेंड की गई थी, 10 हो गई थी. बाद में 2002 में बढ़ा के इसको 11 कर दिया गया था. ये क्या है, प्रोवाइड्स फॉर बोथ मॉरल एंड सिविक ड्यूटी. ठीक है. एक्सटेंड टू ओनली सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स. ठीक है. सो आई होप जो है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. एंड इफ़ यू डू लाइक दिस, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गई, टेल मी दिस इन द कमेंट बॉक्स. राइट योर रिव्यूज़ and share your reviews with everyone. Thank you and have a nice day.